अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट में क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड। अच्छा, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं अकाउंट तीन नेचर का होता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो उसमें से इनकम एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का होगा, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल। नॉमिनल। नेचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर होता है नॉमिनल अकाउंट। और रिसीट एंड पेमेंट का क्या नेचर होगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। नेचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ये होगा रियल अकाउंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अभी आते हैं हम लोग फॉर्मेट में। फॉर्मेट में एक होगा इनकम, एक एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनकम और रिसिप्ट दोनों वर्ड अलग क्यों है, अभी समझ में आ गया होगा। रिसिप्ट मतलब कितना पैसा मिला, उसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं। इनकम जितना पैसा मिला उसको अगर एडजस्ट कर दे आउटस्टैंडिंग एडवांसेस सब कुछ से, तो वो इनकम बन जाएगा। सिमिलरली कितना पैसा दिए, बस इतना बोल दे कितना पैसा दिए, तो वो मेरे लिए पेमेंट है। बट उसको जब आउटस्टैंडिंग एडवांसेस से एडजस्ट कर देते हैं तो वो एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। तो इनकम और रिसिट अलग है, एक्सपेंडिचर और पेमेंट अलग है। अलग होने के पीछे का कारण है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब हम लोग रिसिट बोलते हैं तो वो कैश बेसिस के हिसाब से वर्ड यूज होता है, इनकम बोलते हैं तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। ये चीज लॉजिकल, इसको थोड़ा सा याद रखिए। डेबिट साइड पे क्या होगा, इनकम या एक्सपेंडिचर, टू साइड पे? डेबिट। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपेंडिचर या इनकम? एक्सपेंडिचर। 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 इधर क्या लिखते हैं हम लोग, इनकम। इनकम। रिसिट नहीं लिख रहे हैं, क्यों रिसिट नहीं लिख रहे हैं, उसका लॉजिक क्लियर होगा कि रिसिट अगर हम लोग लिख दें तो फिर कैश बेसिस फॉलो हो जाएगा, इसीलिए इनकम लिखते हैं। अगर गलती से आप कभी लिख दिए यहाँ पे पेमेंट और इधर रिसिट, मतलब वो बिना कुछ आगे पढ़े ही टीचर काट देने वाला, लॉजिकली ही पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड पे इनकम। एक्सपेंडिचर जैसे कुछ एग्जांपल, टू सैलरी हो सकता है, टू रेंट हो सकता है, टू इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह, टू इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करेंगे, टू ऑनोरेरियम हो सकता है। सबका एक एक करके हम लोग मतलब देखेंगे, तो सबके ऊपर एक एक दो दो एग्जांपल भी कर लें। तो डेप्रिसिएशन हो सकता है। डेप्रिसिएशन क्या किसी को हम लोग पेमेंट करते हैं? डेप्रिसिएशन के बदले में पैसा क्या? नहीं। बट इसको एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, कैश नहीं है बट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉस है जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, तो उसको लिखते हैं। टू ऑडिट फी हो सकता है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट हो सकता है। ऑडिट फी क्या होता है? बताते हैं एक एक करके, सब कुछ एक एक करके पॉइंट लेंगे और कुछ, और एक स्पोर्ट मटेरियल का पॉइंट ले लेते हैं। टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सारे पॉइंट पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होने का बहुत कुछ हो सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 90% तो यही सारा पॉइंट आपको मिलेगा। कुछ एक दो पॉइंट इधर उधर का हो सकता है बट वो इसी सारे लॉजिक से बन जाएगा। इनकम साइड में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कौन सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इनकम होता है एनपीओ में? सब्सक्रिप्शन। तो बाई साइड पे बाई सब्सक्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इनकम साइड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, गिना चुना चीज ही होता है। बाई डोनेशन, डोनेशन भी बताए थे दो टाइप का होता है डोनेशन, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो अगर जनरल नेचर वाला डोनेशन है तो यहाँ पे, बट डोनेशन के साथ कुछ स्पेसिफाई करके बोल दिया ना कि इस डोनेशन को कहाँ यूज करना है, तो फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो फिर वो कैपिटल नेचर का रिसिट मान लेते थे। रिसिट भी दो टाइप का होता था, कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो पहले बताए हुए थे।
बाई एंट्रेंस फी, बाई इंटरेस्ट, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो इधर इंटरेस्ट था लोन के ऊपर का, इधर इंटरेस्ट होगा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उसके ऊपर का। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या फिर कोई भी मिसलेनियस एसेट होगा, बाई मिसलेनियस एसेट। फिर हम लोग इसको करते थे बैलेंस। बैलेंस किसी भी साइड हो सकता है, टू साइड या बाई साइड। अगर इसका बैलेंस मान लेते हैं टू साइड पे आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो डिफरेंस को सरप्लस, बट यही डिफरेंस अगर बाई साइड हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे? बाई डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओवर इनकम। एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में ना एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जब हम लोग एक एक करके नाम बोलते हैं, इंटरेस्ट दिए, ऑनरेरियम दिए, डेप्रिसिएशन दिए, ऑडिट फी दिए, तो ये सब एक्सपेंसेस है। बट अगर 10 एक्सपेंसेस को एक ही बार बोलना हो तो हम कहीं पे नाम लेके तो नहीं बोल रहे हैं ना कि इंटरेस्ट पेड इज मोर देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑनरेरियम पेड इज मोर देन प्रॉफिट ऑन सेल, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम एक ग्रुप को बोल रहे हैं कि पूरा खर्चा, कोई नाम लेके नहीं, तो वहां पे एक्सपेंडिचर वर्ड यूज होगा। तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में कोई खास अंतर नहीं है, बस एक एक करके नाम बोलेंगे तो एक्सपेंस, एक ही बार सबके लिए बोल दिए तो एक्सपेंडिचर हो जाता है। इनकम के लिए ऐसा कोई दूसरा नाम यूज होता नहीं। अब एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं हम लोग। सैलरी के लिए, रेंट के लिए डिस्कस किए हुए हैं, अभी ही डिस्कस किए थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो इसको डिस्कस करने का जरूरत नहीं। इंटरेस्ट को डिस्कस करते थे, कुछ एग्जांपल करेंगे इंटरेस्ट पे, समझ के आंसर दीजिए। इंटरेस्ट पे कई चीज निकालना है। पहला एग्जांपल है रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, किस साइड रहेगा रिसीट एंड पेमेंट में? टू साइड पे या बाई साइड पे? बाई साइड। बाई साइड, क्योंकि पेमेंट है। इसको सीधा ऐसे ही बना देते हैं, एक फॉर्मेट बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट। रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है बाई इंटरेस्ट 5,000 रुपये, ठीक है। और एडजस्टमेंट में आपको पता चला है कि लोन है 1,00,000 रुपए का और इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट पेड है 5,000 रुपया, लोन 1,00,000 रुपए का है और इसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 6% पर एनम। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द ईयर। साल भर का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 1,00,000 का लोन, 6,000। 6% का इंटरेस्ट बनता है, तो 1,00,000 गुना 6/100, 6,000 का इंटरेस्ट होना चाहिए था साल भर में। अब हम इंटरेस्ट पे किए कितना? इंटरेस्ट इक्वल टू 5,000। 6,000 का इंटरेस्ट बनता था बट हम लोग 5,000 इंटरेस्ट पे किए। ज्यादा पे किए या कम पे किए? कम पे किए। कम पे किए। 1,000 रुपया लेस पेड है, अंडर पेड है। देना था 6,000, दिए 5,000, तो इस 1,000 को क्या बोलेंगे? एडवांस की आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। सो भी कौन से डेट का, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। क्लोजिंग। इसी साल का पैसा था ना जो नहीं दिए, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब लगाते हैं हम लोग अपना रूल, याद करें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किस साल से बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू करंट। बिलोंग इसी साल से करता है, इसका पेमेंट अगले साल होगा, नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा,
बट बिलोंग इसी साल से करते हैं। तो ये 1000 रुपया है तो इसी साल का। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर रहे होंगे, एक दो बार फॉर्मूला लिखे, वापस से रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, रिसीट पेमेंट माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस, यही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमको निकालना है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। तो रिसीट पेमेंट में कितना दिया हुआ था, 5000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है नहीं, इग्नोर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये 1000 जोड़ देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, 6000। ये निकल गया मेरा 6000 रुपया, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर पे जाएगा। ये था बिल्कुल पहला इजी सा एग्जाम्पल। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट में बाई इंटरेस्ट लिखा हुआ है 5000 रुपये, लोन अमाउंट है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम, और ये जो लोन है इसको हम लोग ऑब्टेन्ड किए हैं ऑन 1/4/2020। ईयर एंड मान के चलेंगे अपना 31/12/20। 31/12/20 ईयर एंड है। लोन लिए थे 1 अप्रैल 2020 को, 1 लाख का लोन है, इंटरेस्ट 6% का बनता है, पे किया है 5000 रुपये। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट फॉर द इस साल का इंटरेस्ट कितना, तो कितना हो गया। इसमें तो हाफ ईयर निकलेगा, 3000 होगा। हाफ ईयर नहीं, महीना जोड़ना पड़ेगा आपको। 1 लाख का 2 6%, 3 4 5 6 7 8 9 9 months. 9 महीना 9 months. 9/45, 4500. मतलब इंटरेस्ट पे तो करना चाहिए था अपने को 4500, बट हम लोग एक्चुअली पे कितना कर दिए हैं, 5,000. 5000। 5000. पेमेंट करना था 45, बट पेमेंट कर दिए हैं 5000। तो ज्यादा पेमेंट हुआ या कम, ज्यादा. ज्यादा, 500 रुपया का एक्सेस पेमेंट कर दिए। अच्छा, ये जो एक्सेस पेमेंट हम लोग किए, ये किस साल के लिए किए होंगे, गया तो इसी साल है नो डाउट, बट ये किस साल का Next बिलोंग year. करता होगा, नेक्स्ट ईयर का। पेमेंट Next दिए year. इस साल, बट बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर का, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। अब आते हैं फॉर्मूला में, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होगा, पेमेंट किए हैं रिसीट एंड पेमेंट पे 5000, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट, मतलब इसको क्या बोले, आउटस्टैंडिंग के एडवांस, Advance. Advance. एडवांस, और सो भी क्लोजिंग डेट का एडवांस। क्या करना चाहिए इसको, प्लस या माइनस, क्लोजिंग एडवांस Minus. माइनस, माइनस। क्लोजिंग एडवांस माइनस 500 हो गए, 4500। इसमें इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट में इतना है। कुछ एग्जांपल करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में एक बात याद हो बताए थे कि जब भी हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं ना, 1 साल के लिए पे करते हैं, ऑलवेज फॉर 1 ईयर, हमेशा 1 साल के लिए पे करते हैं हम लोग इंश्योरेंस। हाँ, क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर दिया कि इंश्योरेंस 4 ही महीना के लिए पे किए, तब तो कुछ नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा हम लोग मान के चलते हैं कि इंश्योरेंस का पेमेंट पूरे साल भर के लिए हुआ होगा। तो पहला एग्जांपल है ये रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है बाई इंश्योरेंस 5000 रुपया, बस आगे कुछ भी नहीं बोला। एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, एडजस्टमेंट में नो इंफॉर्मेशन। तो रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है बाई इंश्योरेंस 5000 रुपया, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या मानेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा, कुछ होगा क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं. नहीं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं. ओपनिंग एडवांस, कुछ नहीं होगा, अपने से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देगा खुद से मानेंगे भी नहीं कुछ।
इस सिचुएशन में इनकम एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू रिसीट एंड पेमेंट। मतलब जब तक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस नहीं देता है, तब तक इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट दोनों बराबर है। अगर देगा तो एडजस्ट करके हम लोग चेंजेस लाएंगे। तो इस सिचुएशन में इनकम एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा? 5000। टू इंश्योरेंस 5000 कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5000। दूसरा एग्जांपल करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट में बाय इंश्योरेंस लिखा हुआ है 5000 रुपया, और इसके लिए लिखा हुआ है नीचे कि इंश्योरेंस इज ऑलवेज पेड ऑन 1 अप्रैल। इंश्योरेंस हमेशा 1 अप्रैल को ही पे होता है। ईयर एंड है अपना 31 दिसंबर। इंश्योरेंस का पेमेंट हमेशा 1 अप्रैल को कर देते हैं, बट ईयर एंड चलेगा अपना 31 दिसंबर। मतलब हम जो इंश्योरेंस दिए होंगे कब पे किए होंगे? हम लोग 1 अप्रैल को पे किए होंगे, यहाँ पे पे किए होंगे 1 अप्रैल को। और ये खत्म कब होगा अपना? खत्म होगा ये 31 को नेक्स्ट ईयर। अगर इसको हम 1 अप्रैल 20 को दिए हैं तो इसका वैलिडिटी है 31/3/21 तक का, यहाँ तक का इसका वैलिडिटी है। ईयर एंड क्या है अपना? ईयर एंड तो कहीं पहले ही शुरू हो गया होगा। ईयर एंड शुरू हो गया होगा अपना 1 जनवरी से, और ईयर एंड खत्म कब होगा? ईयर एंड खत्म होगा अपना 31 दिसंबर को। तो ये अपना ईयर का बिगिनिंग, ईयर का बिगिनिंग, ये अपना ईयर का एंड। ये है पेमेंट डेट, इंश्योरेंस कब पेमेंट की, और ये है इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट। हमको देखना है कि ये जो 5000 का इंश्योरेंस दिए, इसमें से इस साल का पैसा कितना? 5000 जो दिए वो कितने महीने के लिए होगा? पूरा 12 महीना के लिए। इंश्योरेंस जब भी हम लोग देते हैं तो पूरे 12 महीने के लिए देते हैं। ये 5000 तो 12 महीना। करंट ईयर में कितना महीना आता है पेमेंट? यहाँ करंट ईयर खत्म हो 9 मंथ। पेमेंट तो किए 12 महीना के लिए, बट उसमें से आता तो 9 महीना ही है इसमें। दैट मीन 5000 का 9/12, यही है इस साल का खर्चा। 3750 काउंट करके देख लेंगे, इतना ही है 3750। तो यही है इस साल का खर्चा। इनकम एक्सपेंडिचर में इतना ही जाएगा। बाकी का पैसा क्या होगा? 5000 में से 3750 इस साल का है, तो बाकी 1250 वो क्लोजिंग एडवांस, अगले साल के लिए पैसा लिए। 3 महीना अगला साल वाला भी कवर्ड है ना, तो वो पैसा अगले साल के लिए पेमेंट कर दिया अभी, बट बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर, तो वो क्लोजिंग एडवांस, ये बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। इस पीरियड का क्या इस पीरियड में इंश्योरेंस नहीं करवाए होंगे? क्वेश्चन साइलेंट था। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला कि इंश्योरेंस कब करवाए हैं कब नहीं, तो हम लोग इसको एज्यूम नहीं कर सकते वहां के लिए कुछ भी। अगर क्वेश्चन ऐसा ना स्पेसिफाई करके बोलता कि हम लोग स्ट्रिक्टली हर साल इंश्योरेंस करवाते हैं, सिर्फ इस साल नहीं करवाए, हर साल करवाते हैं इंश्योरेंस, तब फिर ऐसा मान सकते थे कि तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी तो इंश्योरेंस हुआ होगा जिसका पैसा पिछले साल दिए होंगे, तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है उस बेसिस पे। बट नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। तो ये इंश्योरेंस पे बस यही 2 वैरायटी बनेगा और कोई वैरायटी नहीं बनेगा इंश्योरेंस पे। अभी ऑनरेरियम पे कोई एग्जांपल नहीं करना, और ऑनरेरियम पे एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि ऑनरेरियम हम लोग किसको देते हैं, ऑनरेरियम का मीनिंग क्या है। जब कभी भी हम लोग एनपीओ चलाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ये एनपीओ सोशल बेनिफिट के लिए चल रहा होता है। जैसे मान ले अपना एग्जांपल कि हमारा एनपीओ का काम है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी था, तो हम लोग सोचे ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे।
अब लेट्स से ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी को सेटअप करना नहीं आता होगा, तो उसके लिए एक डॉक्टर भी हायर करके रखे हुए हैं कि वो घर घर जाके सबका ऑक्सीजन सिलेंडर सेट कर देगा। हम लोग फ्री में काम कर देंगे, बट वो जो डॉक्टर होगा वो तो अपने से पैसा मांग सकता है, उसको तो पैसा हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोगों का काम था कि बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी में इंगेज करवाना है, जिस कारण से हम लोगों का एनपीओ का काम ही था कि हमेशा स्पोर्ट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते रहे। अब स्पोर्ट टूर्नामेंट जब भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो बच्चों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए हो सकता है कोच को हायर करना पड़े, एक दो कोच को हायर करना पड़े जो बच्चों को हमेशा ट्रेनिंग देंगे। फिर स्पोर्ट टूर्नामेंट होगा, फिर वो कोच पैसा मांग सकता है। तो अगर कोई प्रोफेशनल है जो पैसा मांगेगा, उसको जो पैसा देंगे उसको ऑनरेरियम बोलेंगे, अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल्स। फॉर सर्विंग इन एनपीओ, एनपीओ में अपना सर्विस देने के लिए प्रोफेशनल को जो पैसा देते हैं वो ऑनरेरियम है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा सैलरी का होता है, ट्रीटमेंट सेम है एज सैलरी, बस नाम का अंतर है। कोई अगर रेगुलर एम्प्लॉय है आपका तो वो सैलरी उसको देते हैं, और कोई कभी कभार काम करने आता है प्रोफेशनल है तो उसको हम लोग देते हैं ऑनरेरियम। डेप्रिसिएशन के ऊपर बहुत सारा हम लोग एग्जांपल किए हुए हैं, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। ऑडिट फी पे आते हैं। ऑडिट फी क्या होता है? हम लोग जानते हैं रेसिडेंट पेमेंट के चैप्टर में बताए थे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन था एनपीओ का। एनपीओ कौन से सेक्शन के अंदर बनती है? एनपीओ बनाने के लिए कौन सा सेक्शन है, याद कीजिए। सेक्शन 8, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि एनपीओ अगर कोई है तो उसको रजिस्टर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एनपीओ होने के लिए रजिस्टर, सोशल एक्टिविटी करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। जैसे याद हो हम लोग भी अभी कुछ महीने पहले कोई सोशल एक्टिविटी किए थे जहाँ पे फ्री में बच्चों को खाना खिलाए थे, तो वो सोशल एक्टिविटी था, बट वो एनपीओ नहीं कह सकते थे हम लोग कि वो अपना एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों एनपीओ नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ऐसा उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था और ना ही वो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड। तो एनपीओ कहलाने के लिए सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, सोशल एक्टिविटी करने के लिए सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। तो ये लॉजिकली याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि अगर हमको कोई सोशल वेलफेयर का काम करना है तो हमेशा सेक्शन 8 के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं। हाँ, एनपीओ बनाना है, आप अपने नाम के साथ एनपीओ लगाना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम रखना चाहते हैं ताकि उसका और प्रमोशन हो, तो फिर सेक्शन 8 के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग रजिस्टर करवाएंगे ना, अब सरकार को कहाँ से पता, रजिस्ट्रेशन से इफेक्ट ये पड़ता है, असर ये पड़ता है कि हम लोग का डोनेशन ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डोनेशन बढ़ जाने के कारण होगा ये कि गवर्नमेंट को कंट्रोल भी चाहिए होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक एनपीओ बनाए, उसका एक बहुत अच्छा सा नाम रखे, कुछ कुछ काम किए, और फिर कुछ महीने के बाद सबसे डोनेशन लिए, ढेर सारा पैसा जमा हुआ, लेके भाग गए, तो फिर हम लोग को पकड़ेगा कौन? तो उसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ तो उसको अपना रिसिट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ये 3 चीज बनाना होगा और बना के लेके जाना होगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये तीनों चीज बनाओ और लेके जाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको चेक करेगा कि क्या सारा कुछ सही सही बना है, पैसा सही सही आया है तो रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कहीं से पैसा आया था बट रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, पैसा गया 10,000 बट लिख दिए 20,000, इनकम को लिखे ही नहीं, एक्सपेंडिचर पूरा बढ़ा दिए, पॉकेट में पैसा रख लिए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? तो इन सब को चेक करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो उसको सर्टिफाई करेगा कि इसमें जो कुछ है, अगर उसको लगता है सही है तो सही, गलत है तो गलत भी बोल सकता है वो, और एक रिपोर्ट दे देगा। ये वाला रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को भी देगा
ऑनलाइन भी फाइल करेगा ताकि आपको भी पता रहे कि वो क्या रिपोर्ट दिया, गवर्नमेंट को भी पता रहे कि रिपोर्ट क्या है। गवर्नमेंट के पास कुछ उल्टा पुल्टा रिपोर्ट जाएगा तो वो आपके ऊपर एक्शन भी ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री में तो इतना काम नहीं कर देगा, इसके लिए वो लेगा फी, और इसी को बोलते हैं ऑडिट फी। तो ऑडिट फी वो पैसा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए लेता है। ऑडिट मतलब वाउचिंग करता है, वो वेरिफिकेशन करता है कि आप जो इनकम लिखे हैं ट्रू एंड फेयर है, एक्सपेंसेस लिखे हैं ट्रू एंड फेयर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई घपला घोटाला ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज को सर्टिफाई करने के लिए वो जो पैसा लेता है उसको ऑडिट फी बोलते हैं। ऑडिट फी नॉर्मली प्रैक्टिकली जो होता है ना, वो ऑलवेज आउटस्टैंडिंग रहता है। आउटस्टैंडिंग इसलिए रहता है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउड नहीं है कि वो काम करने के पहले पैसा ले, तो वो ऑलवेज काम पहले करेगा बाद में पैसा लेगा, जिस कारण से ऑडिट फी हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है। पिछले साल का पैसा रिसीट पेमेंट में दिखता है, करंट ईयर का पैसा इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ता है। बट जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। फिर आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट दोनों देख लेंगे एक ही जगह पे, सेल ऑफ एसेट करके देख लें। कितना ड्यूरेशन हो गया इसका? आधा घंटा होने वाला है ना। एक नया लिंक देते हैं, फिर आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं।